हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से संबंधित। हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने आपको बताया है ये दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे। पहली होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे SN1 कहेंगे, और दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे SN2 कहते हैं। अब यहाँ पर SN1 यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दी है। अब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और उन्हीं के बारे में अपन आज चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए आप लोग और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, मैंने आपको बताया था कि इस अभिक्रिया के अंदर कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के अंदर कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम पद में कार्ब धनायन मध्यवर्ती जो बना है, उसका स्थायित्व जितना ज़्यादा होता है ना, उस कार्ब धनायन का स्थायित्व जितना ज़्यादा होगा, वो अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न होगी। ठीक है भाई। तो अभिक्रिया के संपन्न होने में कार्ब धनायन के स्थायित्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितना ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन होगा, उसका वो अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न हो जाएगी। ठीक है। अब कौन सा वाला कार्ब धनायन ज़्यादा स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, प्रथम पद में बना कार्ब धनायन, प्रथम पद में बना कार्ब धनायन, प्रथम पद में बना कार्ब धनायन जितना अधिक स्थायी, जितना अधिक स्थायी होता है, जितना अधिक स्थायी होता है अभिक्रिया उतनी ही आसानी से, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न होती है। ठीक है। तो कार्ब धनायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न होती है। कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। कार्ब धनायन, ठीक है, या इसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं भैया ना, इंग्लिश में कार्बोकैटायन भी इसको कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। कैटायन का स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार है। अब देखो भाई, कौन सा कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो, एक एक करके मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है CH3 पॉजिटिव, ये है आपका मेथिल कार्ब धनायन। ये कौन है? मेथिल कार्ब धनायन है। ठीक है। इसके बाद अगला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 CH2 पॉजिटिव, ये है आपका 1 डिग्री कार्ब धनायन। उसके बाद अगला मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, तो CH3 पॉजिटिव, ये है आपका 2 डिग्री कार्ब धनायन।
इसके अलावा बात करें अपन तो CH3 इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री कार्ब धनायन। अब बहुत सिंपल सी बात है, धनायन 1 डिग्री कार्बन पर है तो उसे 1 डिग्री कार्ब धनायन कहेंगे, यदि धनावेश 2 डिग्री कार्बन पर है तो उसे 2 डिग्री कार्ब धनायन कहेंगे, और धनावेश यदि 3 डिग्री कार्बन पर है तो उसे 3 डिग्री कार्ब धनायन अपन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, साथ में मेथिल कार्ब धनायन है। अब इनके स्थायित्व के बारे में चर्चा करें तो देखो, सबसे ज़्यादा स्थायी जो होता है ना वो 3 डिग्री वाला होता है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्थायी होता है कौन? मेथिल कार्ब धनायन। यानी कि कार्ब धनायन के स्थायित्व के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा कौन सा? 3 डिग्री कार्ब धनायन, और इसीलिए ये जो SN1 अभिक्रिया होती है, इस SN1 अभिक्रिया के अंदर जो 3 डिग्री कार्ब धनायन होता है, ये यदि किसी अभिक्रिया के अंदर बनेगा तो वो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि SN1 अभिक्रिया के अंदर कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, तो आपको पता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्ब धनायन बन जाता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हैलोजन परमाणु समान हो, यदि, चलो उसको एल्किल हैलाइड का क्रम भी अपन यहाँ पर लिख ही लेते हैं कि यदि हैलोजन परमाणु समान हो तो SN1 क्रियाविधि में एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। ठीक है भाई, अब क्रियाशीलता का क्रम जैसा मैंने बताया आप लोगों को, कार्ब धनायन स्थायी होगा तो आपका एल्किल हैलाइड भी अधिक क्रियाशील होगा, तो वही क्रम हो जाएगा, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। CH3 पर क्या जोड़ दो? X जोड़ दो इस प्रकार से। ठीक है, इधर क्या जोड़ दो? CH3 CH2 X। ठीक है, उसके बाद CH3 CH X, उसके बाद CH3 और X, तो वही क्रम यहाँ पर हो जाएगा। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो मैंने आपको बताया कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री वाले का, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री कार्ब एल्किल हैलाइड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, आ जाएगी ये बात समझ में। चलो अब बात करेंगे अपन एक और लास्ट पॉइंट इसके अंदर, और वो होता है आपका कि मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन समतलीय होने के कारण आक्रमणकारी नाभिक स्नेही कार्बोनियम आयन पर निष्कासित होने वाली नाभिक स्नेही की दिशा में या विपरीत दोनों दिशाओं में जुड़ सकता है। इसीलिए प्रकाशिक समअवयवियों का मिश्रण यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसे रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। मैंने आपको लेसन 16 के अंदर रैसिमिक मिश्रण के बारे में बताया था, और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो SN1 अभिक्रियाएं होती है, इनसे क्या बनता है? रैसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो क्या बताएंगे अपन यहाँ पर कि मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन समतलीय होने के कारण
कार्बोनियम आयन समतलीय होने के कारण आक्रमणकारी नाभिक स्नेही Nu माइनस कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही Nu माइनस कार्बोनियम आयन पर निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही या हैलोजन भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नाभिक स्नेही X माइनस की दिशा या विपरीत दिशा से आक्रमण कर सकता है। विपरीत दिशा दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, ठीक है भाई, आक्रमण कर सकता है। अतः यहाँ प्रकाशिक समावयवियों का मिश्रण प्राप्त होता है। अतः यहाँ प्रकाशिक समावयवियों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। यानी कि पूछ लिया जाए आप लोगों से कि रैसिमिक मिश्रण कौन सी अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, तो आप लोग बताएंगे कौन सी अभिक्रिया है वो है आपकी SN1 अभिक्रिया, ठीक है। तो ये थी अपनी यहाँ पर SN1 अभिक्रिया के बारे में बात। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। इसके समय इस SN1 अभिक्रिया की अपन बात करें तो इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया, ठीक है भाई। चलो, तो धीरे धीरे इसको इसी प्रकार से आप लोग समझते रहिए, ठीक है। और साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम इससे संबंधित आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो अब बात करते हैं अपन SN1 अभिक्रिया। अपन ने पढ़ ली है पूरी। इस SN1 अभिक्रिया के उदाहरण कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, इसका उदाहरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड व जलीय KOH। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड व जलीय KOH के मध्य अभिक्रिया। ठीक है, के मध्य अभिक्रिया।
ठीक है भाई। अब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड व इसके मध्य अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले नाभिक स्नेही का निर्माण होगा भाई, है ना। ये KOH जो होता है ये टूटेगा, से टूटने से एक तो बनेगा K+, है ना, क्या बनेगा K+ बनेगा प्लस OH- बनेगा। और आपको पता होना चाहिए OH- ही क्या होता है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही होता है। सबसे पहले क्या बनेगा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही यहाँ पर बनेगा। उसके बाद अब बात करेंगे अपन स्टेप 1 के बारे में, यानी कि पहले पद के बारे में बात करेंगे। तो पहले पद में होगा क्या, तो देखो भाई सबसे पहले तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना अपन बनाते हैं। यहाँ पर ये लो, ये रहा आपका तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है भाई। अब सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पर प्रथम पद में जो है मंद गति से प्रथम पद में होगा क्या, तो यहाँ से ये जो Cl है ना वो यहाँ से हटेगा और क्या बनाएगा, कार्बोधनायन का निर्माण यहाँ पर ये करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है प्रथम पद में ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार से CH3 क्या बनेगा, CH3 और CH3, यानी कि यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन का निर्माण होगा। क्या बनेगा, तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन का निर्माण यहाँ पर होगा। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन यहाँ पर आपको प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl- निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही है ये, इसका भी नाम अपन लिख देते हैं, ये है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है भाई। चलो, तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का मंद गति से विघटन हुआ और कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। ये थी पहला पद, पहला चरण इसका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन स्टेप 2 के बारे में, और स्टेप 2 में होगा क्या, तो स्टेप 2 में ये जो कार्बोधनायन यहाँ पर बना था तृतीयक ब्यूटिल वाला, इस कार्बोधनायन के ऊपर आक्रमण कौन करेगा, वही आपका नाभिक स्नेही कौन था, OH-, तो ये आक्रमण करके यहाँ पर क्या बना लेगा, उत्पाद बना देगा, यानी कि CH3 इधर क्या जुड़ जाएगा, OH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये उत्पाद यहाँ पर बन गया है, नाम है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है संपन्न होती है, ठीक है। और यदि मैं आप लोगों को यहाँ पर, चलो ये तो 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, अब मैं आपको इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बताऊं, इसके नीचे आप लोगों को लिखनी है इसको, संपूर्ण अभिक्रिया में आप लोगों को इसकी बताऊं, तो क्या बताओगे आप लोग संपूर्ण अभिक्रिया के अंदर, वो सिंपल सी बात है, CH3 यहाँ पर क्या था, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड था, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड किससे क्रिया किया है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये किससे क्रिया किया है यहाँ पर, तो भाई ये क्रिया किया है KOH से। कौन सा है KOH, ये जलीय KOH से क्रिया किया है। तो जलीय KOH से जैसे ही क्रिया होती है यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 और CH3 साथ में OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और KCl के साथ मिलकर KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस प्रकार से ना। चलो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा, प्लस KCl यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही चीज़ होगी भाई, ये K+ था, Cl- यहाँ पर निकला था, तो लास्ट वाले पद में क्या होगा, K+ और Cl- ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, KCl का निर्माण कर लेते हैं।
तो ये थी इसकी संपूर्ण अभिक्रिया। आशा करता हूँ अब आपको सारी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। पहले आक्रमणकारी नाभिक स्नेही बनता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोधनायन बनता है। कार्बोधनायन जो होता है वो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही से क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड अल्कोहल या बात करेंगे अपन उत्पाद का निर्माण करेगा और संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार से अपन लिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना कौन सी अभिक्रिया, ये थी SN1 अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो ये एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आपको हो, कोई समस्या आपको हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों बिल्कुल तैयारी आप लोग जो है करते रहें, क्योंकि अभी जो है स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं है, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार से जारी रखें। आशा करता हूँ सभी जो है इस बात को मानेंगे और तैयारी अपनी जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।